जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास एक बर्तन में पानी भरा हुआ और इसमें आप लोग कांच की एक रॉड डाल देते हो। हमको एक बात बताओ, कांच की रॉड को जब पानी से निकालेंगे तो पक्की बात है पानी के कुछ मॉलिक्यूल कांच की रॉड पे चिपके होंगे। या मान लीजिए आपने अपना हाथ ही डाल दिया और जब हाथ को बाहर निकालोगे तो आपका हाथ गीला होकर बाहर निकलेगा, पक्की बात है ना। ऐसा किसी ने हमको व्हाट्सएप में भेजा था कि सर ये बताओ, अगर नीले पत्थर अगर एक हरे पत्थर को नीले समंदर में फेंकेंगे तो कैसा हो जाएगा। तो हमने सोचा शायद कुछ कलर वलर बनेगा, तो उसमें नीचे आंसर था गीला हो जाएगा। खैर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हम लोग नहीं जा रहे, अपने टॉपिक पर आ रहे। देखो, तो अपने हाथ को हम लोगों ने पानी के अंदर डाला और पानी के अंदर से जब हाथ को वापस बाहर निकालते हैं तो आप लोग ये नोटिस करते हो कि हाथ कुछ गीला हो चुका है, ऐसा होता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए एक बर्तन में मरकरी भरा हो, अब दूसरा कुछ एग्जाम्पल तो ले भी नहीं सकते, मरकरी का ही एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ठीक है। कल से अपना टैब भी लेकर आएंगे तो ऐसे कुछ वीडियो दिखा दिया करेंगे जिससे तुम्हें वाकई में लगे जो बोल रहे हैं वो सत्य है, फेक नहीं रहे लंबी लंबी। एक बर्तन में हमने मरकरी भर दिया, मरकरी भी एक मेटल होता है, लेकिन अगर मरकरी भरे हुए बर्तन में अगर हम लोग अपना हाथ डाल दें और जब हाथ बाहर निकालेंगे तो जैसे पानी के बर्तन में हाथ डालते थे और हाथ गीला हो जाता था, मरकरी के बर्तन में हाथ गीला नहीं होगा। हम लोगों के हाथ में मरकरी का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं चिपकेगा, वो पूरी की पूरी मरकरी उसी बर्तन में गिर जाएगी। अब प्रॉब्लम यह है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। आखिरकार आप लोग एक बात बताओ, जब हम इस चौक को बोर्ड के साथ रब करते हैं तो ये चौक बोर्ड पे चिपक क्यों जाती है? क्या कारण है कि चौक बोर्ड के साथ चिपक चुकी है? कोई ना कोई फोर्स तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। सोचो, फ्रिक्शन तो तब काम करेगा ना जब आप फ्रिक्शन को याद करो, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पर मूव कर रही है या फिर मूव करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर ये चौक क्या दूसरी सरफेस पर मूव करने की कोशिश करती है? नहीं काम करती है। यहाँ पर फ्रिक्शन वो फोर्स नहीं जो इस चौक को होल्ड करके रखे, यहाँ पर कोई और ही फोर्स है। इस फोर्स को हम लोग कहेंगे इंटर एटॉमिक फोर्स। एक्चुअल में आप लोग याद करो, जब हम लोगों ने स्टडी किया था फिजिकल वर्ल्ड, तो फिजिकल वर्ल्ड में हमने आपको बताया कि 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में होते हैं। वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि लगता है मास की वजह से। सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि लगता है चार्जेस की वजह से। एक्चुअल में यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही प्रेजेंट है। कैसे? जैसे 2 मॉलिक्यूल्स, ये पहले का न्यूक्लियस और ये दूसरे का न्यूक्लियस, इनके चारों तरफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो इधर 3 ही इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, बाकी केमिस्ट्री पढ़ो तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो। ये न्यूक्लियस बेटा क्या करता है, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चालू कर देता है, और दूसरा न्यूक्लियस भी पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चालू करता है, ठीक है। जिस वजह से दोनों एक दूसरे के पास आते जाते हैं, ठीक है। और इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स। क्या कहते हैं? इंटर एटॉमिक फोर्स। जब हम लोग इलास्टिसिटी चैप्टर में पहुंचे थे तब हमने आपको बताया था कैसे न्यूक्लियस एक लिमिट के बाद एक दूसरे को रेपेल करने लगते हैं, सारी बातें याद आ गई होंगी। तो इस इंटर एटॉमिक फोर्स की वजह से आप जितने भी फिनोमेना देख रहे हो वो सब कुछ, ये जितने भी फिनोमेना आपने देखे सबके पीछे का रीजन है ये इंटर एटॉमिक फोर्स। आप कहोगे कैसे? एक्चुअल में जब हम लोग अपनी चौक को बोर्ड के साथ रब करते हैं तो चौक के कुछ पार्टिकल बोर्ड के कांटेक्ट में आते हैं, चौक के कुछ एटम्स बोर्ड के एटम के कांटेक्ट में आते हैं और दोनों के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स एक्टिव हो जाता है। बोर्ड और चौक के बीच में लगने वाला इंटर एटॉमिक फोर्स बहुत स्ट्रांग है। वो क्या करता है, चौक के पार्टिकल्स को पकड़ लेता है। हम अपनी चौक को नीचे लिए जा रहे हैं तो चौक के एटम के पड़ोस में जो एटम्स है वो बोलते हैं मालिक नीचे आओ, लेकिन बोर्ड क्या बोलता है कि हम नीचे जाने नहीं देंगे, क्योंकि बोर्ड और चौक के बीच में फोर्स स्ट्रांग है, जिस वजह से चौक के पार्टिकल बोर्ड के साथ चिपके रहते हैं। आपने अपना हाथ पानी के अंदर डाल दिया, यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स आए, एक मॉलिक्यूल वाटर का इधर, दूसरा ग्लास का मॉलिक्यूल इधर है। ये ग्लास का मॉलिक्यूल वाटर को अपनी तरफ खींचता है, वाटर का मॉलिक्यूल इस वाटर को अपनी तरफ खींचता है। आप जब इस ग्लास रॉड को बाहर निकालोगे तो इस ग्लास के मॉलिक्यूल का इंटर एटॉमिक फोर्स स्ट्रांग पड़ जाता है कंपेयर टू दिस वाटर मॉलिक्यूल, और जिस वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ चिपका हुआ बाहर चला आता है। क्या मेरी बात समझे? आपने मरकरी में अगर इसी ग्लास रॉड को डाला, यहाँ पर एक ग्लास का एटम, ये मरकरी का एटम, ये दूसरा मरकरी का एटम, मरकरी टू मरकरी एक इंटर एटॉमिक फोर्स लग रहा है और ग्लास टू मरकरी भी एक इंटर एटॉमिक फोर्स लग रहा है। लेकिन जब आप रॉड को बाहर निकालते हो, यहाँ पर मरकरी टू मरकरी इंटर एटॉमिक फोर्स स्ट्रांग होता है, जिस वजह से मरकरी ग्लास के साथ नहीं चिपकती, वहीं उसी बर्तन में ट्रैप रहती, और आप लोग ग्लास को बाहर निकालते हो तो बिल्कुल सूखा ग्लास बाहर निकलता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? सो ये है इंटर एटॉमिक फोर्स। ये क्या है? इंटर एटॉमिक फोर्स। अब अगर आप लोग नोटिस करो तो इंटर एटॉमिक फोर्स 2 टाइप के हैं। कैसे 2 टाइप के? आप यहां पर देखिए, एक लग रहा है ग्लास और वाटर के बीच में,
एक लग रहा है ग्लास और मरकरी के बीच में, दूसरा वाटर टू वाटर, मरकरी टू मरकरी। मीनिंग इंटर एटॉमिक फोर्स सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी लगते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी लगते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें इस चौक को जब बोर्ड के साथ रगड़ते हैं तो चौक और बोर्ड के बीच में भी इंटर एटॉमिक फोर्स लगता है। ये इंटर एटॉमिक फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, लेकिन चौक टू चौक जो इंटर एटॉमिक फोर्स है वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स में है। अगर इंटर एटॉमिक फोर्स सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है तो ऐसे फोर्स को कहा जाता है कोहेसिव फोर्स। को वर्ड से कॉमन याद कर सकते हो, कॉमन मॉलिक्यूल मतलब कोहेसिव फोर्स। अगर ये इंटर एटॉमिक फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा तो आप लोग बोलोगे सर ये एडेसिव फोर्स है। समझ पाए आप लोग? कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स हम बोर्ड पर लिखे दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। वन इज कोहेसिव फोर्स। हम यहां पर फोर्स लिखेंगे, आप समझ जाना इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की बात चल रही है, ठीक है। फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हम इसके आगे नहीं लिख रहे, इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स लिख लेना। दूसरे नंबर पे एडेसिव फोर्स। Force between similar molecules is called cohesive force and force between different molecule is called adhesive force. कभी फेविकोल खरीदे हो? फेविकोल में आपने कुछ नोटिस किया? एडेसिव लिखा होता है, लिखा होता है फेविकोल में एडेसिव लिखा होता है। क्यों एडेसिव लिखा होता है? क्योंकि फेविकोल का एडेसिव फोर्स काफी स्ट्रांग होता है। आपने क्या किया, दो पेजेस को आपस में जोड़ना था, एक पेज के ऊपर फेविकोल लगा दिया, दूसरे पेज को ऊपर रख दिया। अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है, फेविकोल सूख जाता है। अब बीच में एक फेविकोल की लेयर है जो इस पेपर के ऊपर एक एडेसिव फोर्स लगाती है। पेपर और फेविकोल डिफरेंट मॉलिक्यूल, एडेसिव फोर्स। बीच में एक फेविकोल की लेयर इस पेपर के ऊपर भी एक एडेसिव फोर्स लगाती है और फेविकोल दोनों पेपर को पकड़े रहता है। आप अलग करते हो, आपको लगता है पेपर चिपक गया है, तो क्या रीजन है? एडेसिव फोर्स। क्या रीजन है? एडेसिव फोर्स। समझ गए आप लोग? हम एक काम करें, अपने प्लास्टिक के पेन को पानी के अंदर डाल दें और जब इस प्लास्टिक के पेन को बाहर निकालेंगे तो ये गीला होकर बाहर निकलेगा। कौन सा फोर्स स्ट्रांग है, एडेसिव की कोहेसिव? एडेसिव। हमने अपने पेन को किसी ऐसे मटेरियल में डाला और जब बाहर किसी ऐसे मटेरियल में डाला कि बाहर निकालने पर ये पेन के साथ वो मटेरियल नहीं चिपकता, तो आप बताइए यहाँ पर कौन सा फोर्स ज्यादा है? कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। कौन सा फोर्स ज्यादा है? कोहेसिव फोर्स। क्या आप मेरी बात समझ गए? कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेज आपको समझ में आई? तो बताओ ये चौक हम लोग बोर्ड पर लिख पा रहे हैं चौक से, तो कौन सा फोर्स स्ट्रांग है? एडेसिव फोर्स। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो हम लोगों के पास कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेज नाम के दो टर्म कंप्लीट हुए, ठीक है। अब आप लोग याद रखो कि इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ोगे वो सब कुछ कोहेसिव और एडेसिव फोर्स का ही एप्लीकेशन है। चाहे आप सरफेस टेंशन की बात करो, चाहे आप सरफेस एनर्जी की बात करो, कुछ भी पढ़ोगे सब कुछ कोहेसिव और एडेसिव फोर्स का ही एप्लीकेशन है। शुरुआत में हम लोग बात करते हैं कोहेसिव और एडेसिव फोर्स के एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन की, जिसका नाम है सरफेस टेंशन। क्या होता है सरफेस टेंशन, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग हमें एक बात बताओ, सबसे पहले आप लोग एक बर्तन में, एक कटोरी में पानी ले लेना। ये घर पे एक्टिविटी करना, जाके एक कटोरी में पानी ले लेना, ठीक है। इस कटोरी को तुम ऐसे ऊपर से देख रहे हो तो तुमको ऐसे कटोरी का मुंह दिखाई पड़ रहा है, इसमें पानी भरा हुआ है। एक छोटा सा पेपर ले लेना, और पेपर लेना बहुत हल्का वाला, वैसे कोई गंगा जमुना वाला रफ कॉपी का मत ले लेना, ठीक है। हाँ, टिश्यू पेपर ले लो, एक हल्का सा पेपर ले लेना और इस हल्के पेपर के ऊपर एक सुई रख देना। अब सुई कौन सी रखना? घर पे, अच्छा किसी घर पे सुई होंगी, एक जानते हो आप लोग, तुरपाई वाली सुई, हाँ, जो सबसे छोटी होती। अब सूजा ना रख देना तुम लोग है ना, तो उससे एक्टिविटी नहीं होगी। एक हल्की सी सुई आप लोग रख देना। आपको क्या लगता है सुई पानी के ऊपर तैरती होगी? नहीं तैरेगी, ठीक है। पेपर के ऊपर जब तक रखी रहेगी तब तक तैरती रहेगी। आप लोग क्या करिए, सुई को ऊपर रख देना और सुई को रखने के बाद जैसे ही आप लोग इस पेपर को टैप कर दोगे तो पेपर पानी को एब्जॉर्ब करेगा, या थोड़ी देर बस आप देखते रहना, पेपर पानी को एब्जॉर्ब करके पानी के अंदर डूब जाएगा। तो पेपर तो कहीं यहाँ डूब जाएगा आके, लेकिन सुई पानी के ऊपर तैरती रहेगी।
उसे एक बार आपने डुबो दिया तो फिर नहीं तैरेगी। कभी तुम लोगों ने कुछ कीड़ों को देखा मच्छर को पानी के ऊपर तैरते हुए, है ना? अपने इधर पानी भर जाता है तो उसमें खूब मच्छर तैरते रहते हैं पानी के ऊपर, कभी नहीं देखा आप लोगों ने? कैसे तैरते रहते हैं? बिल्कुल पानी के ऊपर पानी के ऊपर खड़े रहते हैं। तो किस तरीके से वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो साइंस होगी इसके पीछे। कभी आप लोगों ने ये सुना होगा कि पानी के ऊपर अगर आप कैरोसिन डाल दो तो डेंगू वाले मच्छर मर जाते हैं, है ना? कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर गर्म खाना खाओ तो थोड़ा ज़्यादा टेस्टी लगता है, ठंडा खाना टेस्टी नहीं लगता। गर्म पानी से कपड़े जल्दी धुल जाते हैं और ठंडे पानी से कपड़े जल्दी नहीं धुलते हैं। क्या कारण है इसका? इसमें कुछ केमिस्ट्री लग रही है। नहीं, केमिस्ट्री नहीं थी, सिर्फ फिजिक्स है यहाँ पर, ठीक है? उसमें जब साबुन मिला देते हो ना तब केमिस्ट्री आ जाती है। जब साबुन मिला देते हो ना तब केमिस्ट्री इन्वॉल्व रहती है, फिलहाल इसमें अभी तक फिजिक्स है। तो ये उस रस्सी को आप लोगों ने छत से बांधा और उस रस्सी को पकड़ के खींचा। तो इमेजिन करिए रस्सी में फोर्स कैसे जनरेट होता है। रस्सी छत को किधर खींच रही है? नीचे, और हमारे हाथ को दोनों डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होता है। हम बोलते हैं सर रस्सी के अंदर एक टेंशन लग रहा है। अरे आन जाओ, देखो, तो रस्सी के अंदर जो फोर्स लगता है उस फोर्स की हम लोग बात करें, वो फोर्स दोनों ही डायरेक्शन में लगता है। हम लोग बोलेंगे कि सर ये फोर्स टेंशन है। ऐसे ही हर लिक्विड की सरफेस पर एक टेंशन प्रेजेंट होता है जो हमें दिखता तो नहीं है लेकिन हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप उस चीज को कई तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे आप लोग एक ग्लास में पानी भरते चले आओ, नोटिस करना, धीमे धीमे पानी डालते जाओ तो आप ये नोटिस करोगे कि ग्लास की जो लेयर है उससे कुछ ऊपर तक पानी जमा हो जाता है और फिर फैलना चालू करता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो आखिरकार ये कैसे हो जाता है? इन सब के पीछे का रीजन है सरफेस टेंशन। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सरफेस टेंशन की। पहले तो हम लोग इसके कारण को समझेंगे, आफ्टर दैट वी विल गेट टू नो व्हाट इज सरफेस टेंशन। अगर हम बात करें रीजन की, तो जैसे एक बर्तन है और इस बर्तन में कोई फ्लूइड भरा है, लेट्स से वाटर भरा हुआ है। अगर हम इस चैप्टर में फ्लूइड बोल दें तो आप लिक्विड को ही समझना। सरफेस टेंशन गैसेज में नहीं होता, सरफेस टेंशन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स में होता है। एक बर्तन में आप लोगों ने पानी को भर लिया और पानी को भरने के बाद यहां पर पानी का एक मॉलिक्यूल है। इस वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके पास एक दूसरा मॉलिक्यूल आता है जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अभी हम लोगों ने इंटर एटॉमिक फोर्स को देखा था। ये कौन सा फोर्स होगा? कोहेसिव फोर्स। एक दूसरा मॉलिक्यूल इसे अपनी तरफ खींचता है। ये कौन सा फोर्स होगा? कोहेसिव फोर्स। एक नीचे मॉलिक्यूल है जो इसे अपनी तरफ खींच रहा है और ऊपर वाला मॉलिक्यूल इसे अपनी तरफ खींच रहा है। इधर एक मॉलिक्यूल ऐसे खींचता है और इसे मॉलिक्यूल नीचे खींच लेता है। सिमिलरली ये मॉलिक्यूल इसे डायगनली ऊपर की तरफ और ये मॉलिक्यूल इसे डायगनल वाइज नीचे की तरफ खींचता है। अगर आप नोटिस करो, ये जो हमने येलो कलर से मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, आप हमको एक बात बताना, येलो कलर से जो बीच में, अरे इसमें देखो बोर्ड पे, अभी कैसा है? अभी भी वाइट है। हम एक अच्छे डॉक्टर को जानते हैं वो आंखें भी देख लेता है और दिमाग भी। हाँ, साइकेट्रिस्ट भी है और अच्छे अच्छे पागलों को सही कर दिया बेटा उसने। तुम लोग तो अभी छोटे ही हो। हाँ ये बात है, अब तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं तो बेचारा कैसे सही करेगा। कोई भी हो, इधर देखो बोर्ड पे, ऐसे ही तुम लोग बेटा टाइम बर्बाद करोगे। देखो यहां पर एक मॉलिक्यूल है। अरे थोड़ा ओवर टॉकिंग कम करा करो यार, हमने नहीं पूछा कौन करता है। देखिए, तो ये जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है दैट इज ऑफ येलो कलर। अगर आप देखें तो इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स कितना है? देन यू विल से सर नेट फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल इज 0। कैसे? आप देखो, अगर मॉलिक्यूल पर इधर एक फोर्स लगा है तो उसके अपोजिट भी लग रहा है। एक फोर्स ऊपर की तरफ है तो एक फोर्स डाउनवर्ड भी है, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा? 0। सिमिलरली इस मॉलिक्यूल पर, तो बेटा हमको एक बात बताओ, क्या इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ ऐसे मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इस पर भी नेट फोर्स कितना होगा? 0। कोई मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर है तो इस पर भी नेट फोर्स कितना होगा? 0। कोई मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर भी है तो इस पर भी नेट फोर्स कितना होगा? 0। तो सरफेस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब पर नेट फोर्स कितना होगा? लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल सरफेस पर है तो नोटिस करो, जो मॉलिक्यूल नीचे प्रेजेंट है वो इसे डाउनवर्ड खींच लेगा, जो मॉलिक्यूल इधर प्रेजेंट है वो इसे डाउनवर्ड खींचेगा। क्या इन फोर्सेस को काउंटर करने के लिए कोई मॉलिक्यूल ऊपर मौजूद है? नहीं है। तो क्या इस पर नेट फोर्स 0 होगा?
नहीं होगा, इस पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ये मॉलिक्यूल इसे इधर तो खींच लेगा, ये इसे इधर खींच लेगा, लेकिन जो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है उस फोर्स को काउंटर करने के लिए ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो क्या फ्लूइड के अंदर सभी मॉलिक्यूल पर फोर्स 0 होता है? तो आंसर है नहीं। सरफेस पर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उन पर फोर्स कभी भी 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ फोर्स तो इनके ऊपर होगा। अब ये फोर्स कितना होगा हमें इसे कैलकुलेट करना है, और साथ में इसी फोर्स का एक एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, दैट इज सरफेस टेंशन। तो इस फोर्स को आप लोग समझिए, ठीक है। अब ये फोर्स हम लोगों के पास आया। अब सोचो, जैसे ये चौक है, अगर इस चौक को हम फेंक दें, ये मूव करने लगेगा, तो इस चौक के पास कौन सा एनर्जी? काइनेटिक। और इस चौक के पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी आएगी वो पोटेंशियल। आप हमको एक बात बताओ, इस मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, आप लोग जानते हो इफ देयर इज ए फोर्स एंड देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट देन द ऑब्जेक्ट विल पोजेस सम पोटेंशियल एनर्जी। आप बताओ, इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ फोर्स लग रहा है, साथ में ये इस मॉलिक्यूल का अपना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी है। अगर ये अंदर होता तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगता। तो यहां पर अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही प्रेजेंट है, तो इस मॉलिक्यूल पर कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर होगी। कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो बताइए क्या, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है तो आप लोग नोटिस करिए, वो ऑब्जेक्ट हमेशा ये कोशिश करता है कि उसका एनर्जी कम से कम होता जाए। जैसे आप इस चौक को देखो, चौक को हमने ऊपर रखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कुछ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज mgh। जैसे रिलीज करेंगे h की वैल्यू कम होती जाएगी, मीनिंग ये कोशिश करेगा कि इसकी एनर्जी खत्म हो जाए, 0 हो जाए, कम से कम हो जाए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये मॉलिक्यूल भी चाहते हैं कि मेरी एनर्जी कम से कम हो जाए, जिस वजह से हर लिक्विड चाहता है कि सरफेस पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो ही कम हो जाए। आप कहोगे ऐसा क्यों? सोचो, एनर्जी किनके पास है? जो मॉलिक्यूल सरफेस पर, अगर सरफेस पर ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो एनर्जी ज्यादा होगी, अगर सरफेस पर कम मॉलिक्यूल होंगे तो एनर्जी कम होगी। लॉजिकल बात है। सरफेस का एरिया अगर ज्यादा होगा तो सरफेस पर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, सरफेस का एरिया अगर कम होगा तो सरफेस पर मॉलिक्यूल कम होगा। मतलब हर लिक्विड चाहता है कि उसके सरफेस का एरिया कम से कम रहे। हर लिक्विड की ये टेंडेंसी है कि वो अपने सरफेस एरिया को कम से कम रखना चाहता है, और इसी नेचर को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसी नेचर को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। क्या आप मेरी बात समझ पाए? चलिए ठीक है, तो हम लोग नोटिस करते हैं, व्हाट हम लोग लिख लेते हैं, व्हाट इज सरफेस टेंशन, एंड रीजन इसका आपको समझ में आया होगा। देखिए, सरफेस टेंशन का डेफिनेशन इतना सिंपल नहीं है जैसे अभी आप लोगों ने लिखा। आप लोग सिंपल सी बात बोल दो कि हर ऑब्जेक्ट चाहता है कि सरफेस एरिया कम से कम रहे, इस टेंडेंसी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, ये टेंडेंसी सरफेस टेंशन है, लेकिन फिजिक्स में हम लोग सरफेस टेंशन को एक फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं, और उस फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग एक डेफिनेशन लिखते हैं, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। जरा हम लोग समझें कि सरफेस टेंशन आखिरकार कैसे डिफाइन किया जाएगा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। समझिए, आपके पास एक कटोरी है, अभी जो हम लोगों ने देखा था उसके बाद थोड़ा सा और केस है जो तुरंत बताना चाहिए था, लेकिन अभी आप देखो, आपके पास एक कटोरी है, इस कटोरी में पानी भरा हुआ है। आप इस कटोरी को, अपनी आंख आपने ऊपर रखी है, आपकी आंख है, ठीक, मेरी नहीं। आप अगर इस आंख को ऊपर रखोगे तो आपको एक सर्किल जैसा दिखाई पड़ेगा, इसमें पानी भरा हुआ दिखाई पड़ेगा। सोचो, पानी का एक मॉलिक्यूल यहां पर है, दूसरा मॉलिक्यूल यहां पर है। क्या ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा? ये मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेगा? एक मॉलिक्यूल यहां पर है, दूसरा मॉलिक्यूल यहां पर है, क्या ये लोग म्यूचुअली ऐसे फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर? ऐसे ही सरफेस पर हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स लगा रहा होगा। आपने एक काम किया, इस सरफेस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। रियल में कोई लाइन नहीं, आप वहां पर पेन से लाइन नहीं खींच सकते, कैसे खींचोगे? ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। इस इमेजिनरी लाइन के इस तरफ कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, और इस इमेजिनरी लाइन के दूसरे तरफ भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर आपस में एक म्यूचुअल फोर्स लगना चालू होता है। कौन सा फोर्स है? इंटर एटॉमिक फोर्स। आपने इस फोर्स को कैलकुलेट किया, लेट से ये फोर्स कितना आया? F, और इस लेंथ की जो आपने लाइन खींची है इसकी लंबाई है L। तो आप लोग बोलोगे सर, सरफेस टेंशन का मतलब है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन drawn
ऑन द लिक्विड सरफेस। देखिए हो गया। किसी भी क्वांटिटी के बारे में पढ़ो, कितनी चीजें पता होनी चाहिए? 5। नंबर 1 डेफिनेशन, हो गई डेफिनेशन। सरफेस टेंशन का कारण क्या है, समझ में आया? पक्की बात, हर लिक्विड चाहता है कि सरफेस एरिया कम से कम रहे। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी लिख लीजिए। तो सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्या है, समझ गए। नंबर 2 फॉर्मूला देखिए। सरफेस टेंशन को हम लोग टी या एस से रिप्रेजेंट करेंगे। हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, हो सकता है आपकी किताब में एस से रिप्रेजेंट किया गया हो, तो आप लोग वहां पर कंफ्यूज मत होइए। क्या है बेटा? फोर्स पर यूनिट लेंथ, इट मीन्स F/L। ठीक है, ये हो गया। यूनिट की बात करोगे तो न्यूटन पर मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करोगे तो देखो MLT-2 होता है, L का डिवाइड कर दो, MT-2। क्वांटिटी की बात करोगे तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। आप चाहो तो इसे टेंसर बोल सकते हो। अगर टेंसर बोलोगे तो इसका डायरेक्शन अलोंग द लेंथ होगा। आप सोचो फोर्स किस डायरेक्शन में लीजिएगा। ठीक है, तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। लेकिन आप अगर इसे टेंसर बोलोगे तो आप लोग इसे बोलोगे इस फोर्स का सरफेस टेंशन का डायरेक्शन अलोंग द लेंथ होता है, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। दैट इज वाई हम इसे स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। क्या मेरी बात समझ गए? चलिए ठीक है। अब देखो सरफेस टेंशन के कुछ एप्लीकेशन। तो ये तो आप लोग समझ गए कि लिक्विड चाहता है कि सरफेस एरिया कम से कम रहे। हर लिक्विड चाहता है सरफेस एरिया कम से कम रहे। तो अगर जैसे मान लीजिए हम एक काम करते हैं, एक ड्रॉपर है आपके पास। ड्रॉपर समझते हो? कभी आंख में दवा डालने के लिए ड्रॉपर यूज किए होगे। तो एक ड्रॉपर आपके पास है, उस ड्रॉपर से आपने एक बूंद पानी गिराया, तो क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि पानी हमेशा स्फेरिकल शेप में ही गिरता है? कभी पानी क्यूबिकल शेप में नहीं गिरता। अगर आप क्यूबिकल शेप में गिराओगे भी तो भी ऑटोमेटिक किस शेप में जाएगा? स्फेरिकल शेप में। ऐसा क्यों होता है? अब रीजन समझिए। जैसे आप लोगों के पास 2 ml पानी है, आप अगर 2 ml पानी से एक क्यूब बनाओ और 2 ml पानी का एक स्फीयर बनाओ, तो आप ये नोटिस करोगे कि सरफेस एरिया स्फीयर का कम है। जितने भी शेप आप बना लो, सबसे कम सरफेस एरिया किसका आएगा? स्फीयर का। दैट इज वाई हर मटेरियल, हर लिक्विड अपने आप को स्फेरिकल शेप में लाना चाहता है, क्योंकि स्फेरिकल शेप में आएगा तो सरफेस एरिया कम से कम। सरफेस एरिया कम मतलब सरफेस पर मॉलिक्यूल कम, सरफेस पर मॉलिक्यूल मतलब सरफेस पर एनर्जी कम, और हर लिक्विड यही तो चाहता है। समझ गए? कभी आपने नोटिस किया कि गर्म खाने को जब आप लोग खाते हो तो गर्म खाना कुछ ज्यादा टेस्टी लगता है? ऐसा क्यों? गर्म खाना टेस्टी क्यों लगता है? क्योंकि खाना गर्म है, ताजा बना, इसलिए नहीं। गर्म खाने में जब आप लोगों ने गर्म जैसे दाल खाई, रसे वाली सब्जी गर्म गर्म खाई, तो गर्म खाने में जो पानी है उसका सरफेस टेंशन कम होता है। सरफेस टेंशन कम होने की वजह से जब हम लोग खाने को खाते हैं तो जो रसा है या जो पानी है वो जीव के उन पोर्स में भी एंटर कर जाता है जहां पर ठंडा खाना नहीं पहुंच पा रहा था। स्वाद अच्छा आता है। जैसे गर्म पानी से आप लोग कपड़े को धो लो तो पानी को गर्म करने पर पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिस वजह से पानी उन छोटे छोटे होल्स में भी एंटर कर जाता है जिन होल्स में ठंडा पानी एंटर नहीं कर पा रहा था। मालूम है, अगर पानी में आप डिटर्जेंट मिला दें तो कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। कारण यही है कि पानी में आपने डिटर्जेंट मिलाया। कभी आपने नोटिस किया डिटर्जेंट मिला दो तो पानी थोड़ा चिकना भी हो जाता है, फैल जाए तो फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप लोग पानी में डिटर्जेंट को मिला दो तो पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिस वजह से पानी उन पोर्स में भी एंटर कर जाता है जिन पोर्स में ठंडा पानी या जिन पोर्स में सादा पानी एंटर नहीं कर पा रहा था। तो सारा का सारा खेल है ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसी सरफेस टेंशन की वजह से मच्छर पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। आप अगर उस पानी के ऊपर कैरोसिन डाल दीजिए तो कैरोसिन की एक लेयर बन जाती है सरफेस पर, और कैरोसिन का सरफेस टेंशन कम है कंपेयर टू वाटर, तो मच्छर उस लेयर पर नहीं तैर पाते और पानी में डूब जाते हैं। डूबते ही उनकी सांस रुक जाती है और फिर वो मर जाते हैं।